Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। लगभग अंतिम पड़ाव पर होगी आपकी तैयारी। बच्चों 22 तारीख का आपका एग्ज़ाम है, तो उस चीज़ को देखते हुए और तैयारी को अपने बिल्कुल स्पीड अप कर दीजिए और एकदम अच्छे से बिल्कुल तैयार होकर के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए। जो भी आपका पेपर है बिल्कुल कूल माइंड से, शांति से एग्ज़ाम दीजिएगा। बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अपना जो हमारा आज का लेक्चर है बच्चों, 2024 प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसमें आज हम क्या देखेंगे, आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा और एग्जाम से पहले पहले जरूर देख करके आप लोग जाइएगा बच्चों। ठीक, ये सप्लीमेंट्री से हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने लिटरेचर प्रोज में देखा था कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री में भी बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन होता है और लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना शॉर्ट आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। इसमें हमारे लगभग 6 चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री में। हमारा पहला चैप्टर क्या है बच्चों, द थर्ड लेवल। और इतना तो मुझे अब यकीन है कि अभी तक तो चैप्टर के बारे में आपको पता होगा कि हर एक चैप्टर में क्या स्टोरी रही है, राइट। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द थर्ड लेवल में इसको किसने लिखा है बच्चों, जैक फिनी ने लिखा हुआ है इस कहानी को। और इस कहानी में क्या है, इस कहानी में एक लड़के के बारे में बात की गई है जो 30-31 साल का लड़का है। और ये जो लड़का है ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटका रहता है। एक टाइप का इल्यूजन इसने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा होता है। इल्यूजन या डिल्यूजन का मतलब भ्रम होता है, और भ्रम ऐसा एक मानसिक कंडीशन होता है जहां पर हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपने तरफ या मतलब क्रिएट कर लेते हैं, मेंटली क्रिएट करते हैं और उन चीज़ों को हम समझते हैं कि ये सब कुछ सही है, हमारे सामने मौजूद हो और ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल में ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है बच्चों, ये इल्यूजनल फीलिंग होती है, आप कह सकते हो, मेंटल स्टेटस होता है। तो जो लड़का रहता है वो भी नॉर्मल लाइफ रहता है, एवरेज कह सकते हो आप, मैरिड रहता है और उसका 9 to 5 वाला ऑफिस गोइंग वाला जॉब रहता है। और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहता है या खुश नहीं रहता है, उसको लाइफ में अपने मज़ा नहीं आता है। तो एक टाइम आता है जब वो लड़का अपने ऑफिस से निकलता है और बहुत क्राउड रहता है, तो वो सोचता है कि वो सबवे ले ले। मतलब सबवे का मतलब होता है रोड से हट के थोड़ा सा साइड का रास्ता जो होता है। ठीक है बच्चों, तो वो सबवे का ले ले रोड और वहां से निकले। तो वहां से वो निकलने की कोशिश करता है जहाँ पे उसको टिकट लेना पड़ता है। और जब वो टिकट लेने जाता है तो टिकट काउंटर पे जब वो करेंसी देता है तो टिकट काउंटर वाला उसको घूरता है। ऐसा दिखाता है कि जो अभी करंट टाइम में वो करेंसी यूज कर रहा है वो करेंसी नहीं लगेगी, पुराने 1984 वाले टाइम की करेंसी लगेगी। तो वो क्या करता है, वो बैंक जाता है, लगभग 300 या 3000 जो करेंसी रहती है वो पुरानी करेंसी से कन्वर्ट करा लेता है। मतलब अपनी जो प्रेजेंट टाइम की करेंसी रहती है उसको बदल करके पुरानी वाली करेंसीज ले लेता है। और एक और पार्ट रहता है जिसमें वो ऐसे ही बातें करता है कि ये चीज़ें मैं ऐसे ऐसी बातें बता रहा हूँ और ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और एक डॉक्टर से वो मिलता है। तो जबकि आप लास्टली पाएंगे इस स्टोरी में कि वो डॉक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सारे ख्यालात, सारी चीज़ें उसके दिमाग में ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो यही कहानी है जो थर्ड व्हील की बात की गई है कि एक तो हमारा वास्तविक जीवन होता है जिसको हम जीते रहते हैं, जो हमारे सामने दुनिया दिखाई देती रहती है, लोग दिखाई देते रहते हैं। एक चीज एक फेज होता है, या आप कह सकते हैं कि एक और दूसरा पहलू होता है जहां पर हमारे दिमाग में हमने बहुत सारी कहानियां बुन रखी होती हैं, लेकिन वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। काल्पनिक पात्र जैसे आप मूवी में पढ़ते हैं, है ना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसी चीज के बारे में इस चैप्टर में बात किया गया है। और स्टोरी आपने बेहतर ढंग से पढ़ा होगा, एक जस्ट ओवरव्यू था। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन को हम डील करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। What was the third level? Where was it situated? तो ये पूछ रहा है कि थर्ड लेवल क्या था, है ना। कहानी में पूछा जा रहा है कि थर्ड लेवल क्या है, किस बारे में थर्ड लेवल की बात की गई है। तो ये रोड है, और दूसरा जो सबवे था उसको उस लड़के ने क्या कहा था बच्चों, मतलब इस कहानी में उस सबवे वाले रोड को क्या कहा गया है, थर्ड लेवल बोला गया है। ठीक है, सो द थर्ड लेवल refers to the subway of the Grand Central Station in न्यूयॉर्क।
दो दिस थर्ड लेवल वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली बट चार्ली क्लेम्ड इट टू बी प्रेजेंट देयर। ये जो लड़का है जो 30 या 31st ईयर का था, उसका नाम है चार्ली, और चार्ली ने अपने दिमाग में एक कहानी बना रखी है, पूरी दुनिया बना रखी है, और उसके लिए यहाँ पे एक थर्ड लेवल भी है। वापस जब जाता है तो उसको दिखता है कि यहाँ पे तो थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वगैरह वगैरह। थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको फील होगा कि बेसिकली आई वुड से कि ये जो चैप्टर है बच्चों, ये एक मानसिक कंडीशन के बारे में बात करता है, जो भ्रम की स्थिति, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से ग्रसित होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को लिखा गया होगा। एनीवे, मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, द थर्ड लेवल वॉज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, तो आप ये लाइन दोबारा से मत लिखिएगा, हमारा आंसर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो जो थर्ड लेवल है ये क्या है बच्चों? सबवे है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। एक्चुअली में ये बात चार्ली ने अपने दिमाग में बना रखी है, प्रेजेंट मतलब ये फिजिकली अवेलेबल तो नहीं है, रियलिटी में ये अवेलेबल नहीं है, ये बात चार्ली ने अपने दिमाग में बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why could Charlie never again find the third level? भाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसको मिलेगा कैसे, है ना? तो चार्ली को थर्ड लेवल दोबारा क्यों नहीं दिखाया, दोबारा क्यों नहीं वो रास्ता मिला? So when he returned to the Grand Central, he could not find the corridor leading to the third level. He couldn't go back looking for the third level as his wife. प्लीज ये थोड़ा सा है, हाँ यहाँ पे करेक्शन करना है हमें बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर समझ लीजिएगा। He couldn't go back looking for the third level as his wife was too worried about him. Moreover, he himself had stopped looking for it after some time. है ना? यहाँ पर इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, वो क्यों नहीं गया, क्या किया, क्यों नहीं किया, ये सारी चीजें नहीं जानना है। ये पूछ रहा है कि उस चार्ली को थर्ड लेवल मिला क्यों नहीं। सो हमारा आंसर होगा बिकॉज थर्ड लेवल वॉज नॉट एग्जिस्टेड इन रियलिटी, इसी वजह से उसको थर्ड लेवल नहीं मिला था। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये लाइन यहाँ से, ठीक है? बाकी ये लाइन कट कर देना, ये जो लाइन्स हैं इनको कट कर देना, या बाद में ऐड भी कर सकते हो, बट आई वुड से कि आप कट ही कर दो, शॉर्ट आंसर है तो 25 वर्ड्स इज इनफ। ठीक है? इन रियलिटी, ओके। So when he returned to the Grand Central, he couldn't find the corridor leading to the third level because in reality it did not, it never existed. It never existed. ठीक है बच्चों, जब है ही नहीं कोई चीज तो दिखेगा कैसे, मिलेगा कैसे? अब आगे आप ये लाइन लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो, आपका आंसर वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली? तो कोई पुराने रुपए को वापस कैसे पा सकता है या ले सकता है? चार्ली ने इसके बारे में क्या बताया? चार्ली के अनुसार कैसे उसको पुराना रुपया मिलेगा? तो वो क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा, पुरानी वाली करेंसी को वापस ले लेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी अगर इंडिया में जो 500 और 2000 का तो अभी बंद ही हो गया है, इंडिया में जो हाईएस्ट वैल्यू वाला नोट है वो कौन सा है? 500 का है। तो हमारे यहाँ पे जो 500, 100 और 200 के जो नोट अभी अवेलेबल हैं, और अगर मैं जाऊं तो 500 वाला नोट मुझे बैंक देगा? नहीं देगा, क्योंकि बैंक के पास वो नोट नहीं है, वो चलन में ही नहीं, वो अभी यूज में ही नहीं है, तो बैंक मुझे कैसे पुराना वाला नोट दे देगा? तो ये भी एक इल्यूजन था जो चार्ली ने क्रिएट किया था। बहरहाल उसके हिसाब से वो बैंक गया और बैंक से उसने नए नोट को पुराने नोट से बदल दिया था। तो one can buy old money as described by Charlie. यहाँ पे ओके, ठीक है, इसको कोटेशन मार्क में लिख लीजिएगा। One can buy old money as described by Charlie. He went to the bank, drew out $300, हाँ $300 and bought old style currency, है ना? ठीक है, तो वो अब कहाँ गया, उसने क्या किया, वो बैंक गया और अपने नई करेंसी को पुरानी करेंसी से उसने बदल लिया था। तो इस तरह से वो क्या करेगा, पुरानी करेंसी को वापस पालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जरा हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा हम करते चले आए हैं। ये है आपका द टाइगर किंग। आई एम श्योर एवरीबडी हैज स्टडीड अबाउट दिस। ठीक है, तो ये कहानी क्या है? ये कहानी एक प्रतिबंधपुरम एक राज्य होता है जहाँ पे जो राजा रहते हैं, महाराजा रहते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनके लिए भविष्यवाणी की जाती है कि बहुत बहादुर होगा, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेगा, ये करेगा वो करेगा। साथ ही साथ इस लड़के की मृत्यु हो जाएगी 100वें टाइगर के कारण हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। तो जब वो बड़ा होता है, जब उसको अपनी भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है, तो वो राजा क्या करता है कि मैं अपने राज्य में किसी भी टाइगर को जिंदा नहीं रहने दूंगा। जब कोई टाइगर ही जिंदा नहीं रहेगा तो मुझे मारेगा कैसे? तो इसी चीज को करते हुए अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए राजा अपने राज्य में जितने भी टाइगर रहते हैं उन सबको क्या करते हैं? मरवा देते हैं। लगभग 70 टाइगर रहते हैं, वो मार डालते हैं। फिर उनके आसपास तो उनके राज्य में तो टाइगर खत्म हो गए, फिर उनके पड़ोसी राज्य में भी कुछ टाइगर रहते हैं। अब उनको ये डर रहता है कि भाई कोई और दूसरा टाइगर आ गया, वो भी कहीं मुझे ना मार डाले। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने पड़ोसी राज्य की जो राजा होते हैं उनकी बेटी से शादी करते हैं और वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, और फिर वो उनके वहां पे परमिशन लेकर के टाइगर्स को क्या करते हैं, लगभग 30-20 के आसपास में टाइगर रहते हैं, हाँ 29 टाइगर को वो मार डालते हैं। बचता है 99 वाला 100th वाला टाइगर, 100वां टाइगर जब बचता है। तो जब 100वां टाइगर बचता है तो वो टाइगर बहुत बूढ़ा होता है और अपने सिपाहियों को वो ऑर्डर देते हैं कि जाइए 100वें टाइगर को ढूंढिए और उसको खत्म कर देते हैं, ताकि मैं निश्चित रूप से अपने राजकाज को देख सकूं। तो वो ऑर्डर देते हैं अपने सिपाही को, सिपाही जाते हैं और फाइनली राजा ही अपने हाथों से मारते हैं, तो उस पुराने टाइगर को पकड़ करके लाते हैं और राजा गोली चलाते हैं और टाइगर जो होता है वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, राजा को लगता है कि टाइगर मर गया है, बट रियलिटी में टाइगर क्या होता है, बेहोश हो जाता है। और सिपाही जाते हैं तो सिपाही को पता चलता है कि असल में टाइगर अभी मरा नहीं है। बहरहाल फिर सिपाही उस टाइगर को खत्म कर देते हैं और उसके बाद में कहानी आती है वापस। राजा खुश हो जाते हैं, राजा भी संतुष्ट है कि 100 टाइगर मर चुके हैं, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तो इनके बेटे का बर्थडे आता है और राजा अपने बेटे को बहुत यूनिक गिफ्ट देने के लिए अपने किंगडम में जाते हैं। देखते हैं उनको कोई खास तोहफा समझ नहीं आता है। एक दुकान पर जाते हैं जहाँ पर रफली लकड़ी का बना हुआ एक टाइगर दिखता है, ऐसे दहाड़ते हुए मतलब। ठीक है, तो वो जाते हैं, वो दुकानदार से पूछते हैं कि ये टाइगर कितने का है, तो वो बहुत सस्ते में रहता है। लेकिन वो दुकानदार सोचता है कि अरे ये तो राजा हैं, अब अगर इनको मैं सस्ते में बताऊंगा तो पता चला कि मुझे सजा ना दे दे, तो वो भी थोड़ा पैसे कमा लेता है। और राजा जी टाइगर लेकर के, लकड़ी का टाइगर लेकर के आ जाते हैं और रफली बना होता है। तो खेलते हुए, शायद अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, राजा जी के हाथ में लोहे की एक कील जो है वो चुभ जाती है। ठीक है, और उसी कील के चुभने की वजह से राजा को इन्फेक्शन हो जाता है, राजा की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से 100वें टाइगर की वजह से राजा की डेथ हो गई। और भविष्यवाणी में ये नहीं कहा गया था कि जिंदा टाइगर की वजह से आपकी डेथ होगी या फिर नॉन लिविंग टाइगर की वजह से डेथ होगी, बट जो भविष्यवाणी होती है वो सही साबित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। So what did the chief astrologer say to the tiger king, है ना, और इस तरह से उनका नाम पड़ जाता है टाइगर किंग। ठीक है, चलिए, तो एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने क्या कहा था राजा को कि भाई जब आप बड़े हो जाएंगे आप बहुत बहादुर रहेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी मृत्यु 100वें टाइगर की वजह से होगा। सो द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज। बहुत बहादुर होगा, ये नायकों का नायक होगा। ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट, बहादुरों में बहादुर होगा। एंड ग्रेट वॉरियर। He also predicted that the baby was born in the hour of the bull, है ना, ज्योतिष के हिसाब से ये कोई नक्षत्र होता है बुल वाला जिसमें ये पैदा हुआ है। The bull and the tiger were enemies। तो क्योंकि बुल और टाइगर एनिमीज थे, जिसकी वजह से ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, और ये इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा, एक टाइगर होगा। तो इस तरह से ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी राजा के जन्म के बारे में और उनके जीवन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट टाइगर
किंग्स डेथ, उन्होंने क्या कहा था? द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड द किंग दैट his death would come from a tiger, and he also predicted that the king would kill 99 tigers, but he will have to be very careful with the 100th tiger. एस्ट्रोलॉजर ने ये भी कहा कि ये तो 99 टाइगर्स को ये मार डालेंगे, लेकिन इनको 100वें टाइगर से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि राजा 100वें टाइगर को मार नहीं पाते हैं, तो अल्टीमेटली 100वां टाइगर कौन बनता है? लकड़ी का टाइगर बनता है, ठीक है। चलिए अगला। सो व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? अब राजा को शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? अभी पहले राजा अपनी जान तो बचा ले, लेकिन राजा को बाकी टाइगर्स को मारना था, इसीलिए उसने शादी किया था। तो द महाराजा हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम, अपने राज्य में उन्होंने सारे बाघों को मार डाला। बट द नंबर ऑफ किल्ड टाइगर्स वॉज ओनली 70। ही स्टिल नीडेड 30 मोर टाइगर्स टू किल टू फुलफिल हिज वाव, ठीक है ना, प्रतिज्ञा बोलते हैं इसको। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उनको 30 और टाइगर को मारना था। Therefore, he decided to marry the princess from the kingdom which had a large number of tiger population. तो उन्होंने उस राज्य की राजकुमारी से शादी करने का फैसला किया जहां पर टाइगर की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने शादी करने का फैसला किया था। नेक्स्ट, वाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग? आप जानते हैं कि महाराजा ने शिकार करना क्यों शुरू किया? टाइगरों को मारने के लिए, ताकि कोई भी टाइगर जिंदा न रहे और मैं जिंदा रहूं, है ना। एट द टाइम ऑफ महाराजा's birth, his death was predicted to be caused by a tiger. The Maharaja knew the old saying that killing even a cow in self-defense was no sin. अब महाराजा ने भाई एक पुरानी कहावत सुन रखी थी कि अगर अपनी रक्षा के लिए एक गाय को भी मारना पड़ जाए तो पाप नहीं है। तो इस तरह से इस बात को जस्टिफाई करते हुए राजा 100 टाइगर को मार डालते हैं। तो इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ एंड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रॉन्ग, ही स्टार्टेड हंटिंग द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट एंड नियर बाई रीजन्स, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए वो शिकार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट द महाराजा न्यू? वही पुरानी कहावत ऐसी कौन सी है जो महाराजा को पता थी, है ना। सो द ओल्ड सेइंग वाज लाइक दिस, इवन अ काउ इन मतलब वी मे किल even a cow in self defense. So the Maharaja knew the old saying that he may kill even a cow in self defense. ये पुरानी कहावत है, इसी को जस्टिफाई करने में राजा ने 100 टाइगर को मारा था। असल में 99 टाइगर को ही मारा था। 99 वाला भी कायदे से मर गया था, 99 को मारा था। ओके, नेक्स्ट है जर्नी टू द क्या है बच्चों? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। किसने लिखा है? तिशानी दोशी ने लिखा है। तिशानी दोशी जो है ये ट्रैवलर रही हैं, एडवेंचरस पर्सन रही हैं। ये धरती के बिल्कुल अंतिम छोर, दक्षिणी अंतिम छोर पर जाती हैं, बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट पर जाती हैं, अंटार्कटिका तक जाती हैं। इनको बहुत ये रहता है कि मैं धरती के पूरे हर एक हिस्से को देखूंगी, एंड सदर्न मोस्ट पार्ट में जब ये जाती हैं। और इस चैप्टर में इन्होंने अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका की खूबसूरती के बारे में, और वहाँ के बहुत डेलिकेट एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ की कंडीशन के बारे में, एंड ऑल ओवर द अर्थ किस तरह से अंटार्कटिका एक टाइम पर इंडिया का पार्ट था, और किस तरह से सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे जिसको पैंजिया कहा जाता था, और किस तरह से सारे के सारे ओशियंस एक थे जिनको पैंथलासा कहा जाता था। तो इन कहानियों के बारे में बताया है इन्होंने। डायनासोर्स की कहानी के बारे में बताया है। तो आप कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी में आप एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तिशानी साहिबा ने इस चैप्टर में आपको पूरा एवोल्यूशन का थोड़ा थोड़ा सा सैर कराया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका? तो लेखक को, यहाँ पे लेखिका हैं, तो उनको कैसा महसूस होता है जब वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं? तो ओके, सो हर फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief.
अंटार्कटिका का बिल्कुल बड़ा सा एरिया और बिना हस्तक्षेप का जो पूरा का पूरा नीला सा क्षितिज दिख रहा था, धरती दिख रही थी, उसको देख करके उन्हें बहुत सुकून मिलता है। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सुकून और आश्चर्य दोनों ही वो महसूस कर रही थी साथ में ही। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो एक आश्चर्य दिखाती हैं कि कैसे एक समय पर ये बिल्कुल दक्षिणी छोर पर आ गया है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, और कैसे इंडिया एक देश है जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, और कैसे एक समय रहा होगा जहाँ पर इंडिया और ये लैंड मास जो है एक रहा होगा। तो इसके बारे में ये बातें करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल। हाँ, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है स्टूडेंट्स ऑन आइस, और इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, जो बच्चे होते हैं एकेडमिक्स के बच्चे, स्पेशली हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के बच्चे, इनको जो अंटार्कटिका या इस तरह के जो लैंडस्केप्स होते हैं यहाँ पर इनको ले जाया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च वगैरह करने के लिए, उनकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए और अर्थ को बेटर जानने के लिए इन्हें ऐसी जगहों पर लेके जाया जाता है। ठीक है, और बच्चे भी बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो दिस प्रोग्राम वाज वेरी मच सक्सेसफुल। Okay, so the program became so successful because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. Through this program, students got the educational opportunities. तो किसी का बहुत खास इंटरफियरेंस रहा नहीं था और बच्चे बहुत ज़्यादा एंथ्यूजियास्टिक थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो इस तरह से ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What was the chief aim of the students on ICE program? ऐसा मुख्य उद्देश्य क्या था जब स्टूडेंट्स को ICE प्रोग्राम पर लेके जाया गया था? लैंडस्केप के बारे में जानना, अपॉर्चुनिटीज बेहतर करना, एजुकेशन गैदर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है ना। सो द चीफ एम ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस इज टू डू एग्जैक्टली बाय टॉकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। ठीक है ना, तो क्योंकि बच्चे हैं, अभी ग्रोइंग बच्चे हैं, अभी वो जानेंगे, सो इट वुड बी बेटर अगर वो बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हैं अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ आवर अर्थ आप कह सकते हो, या फिर जो हमारा पोल्यूशन का या पॉपुलेशन के इंक्रीजिंग का ये या रिसोर्सेज लिमिटेड इतने ज़्यादा है, तो उनका अर्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से अर्थ को और ज़्यादा हम अपने कह सकते हो कि सही कर सकते हैं, ठीक है ना, सुधार सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आइस स्टूडेंट्स ऑन आइस वाला प्रोग्राम को चलाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आए, चलिए। How do geological phenomena help us to know about the history of mankind? Obviously, geological phenomena ने बहुत हेल्प किया हुआ है mankind की हिस्ट्री को, यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन के हिस्ट्री को जानने में। तो कैसे नहीं पता चलेगा भाई, एक पूरा का पूरा लैंड मास है, पैंजिया है, अब उस लैंड मास पर क्या था क्या नहीं था किसी को नहीं पता है। फिर पूरा का पूरा ओशन जो सारा का सारा जुड़ा हुआ है, पैंथेलासा नहीं पता था। प्लेट टेक्टोनिक्स थियोरी ये कहती है कि ये प्लेट्स आपस में टूटते गए एंड लैंड मास अलग होते गए, देन प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव करते रहे, तो कुछ कॉन्टिनेंट्स आपके नॉर्थ साइड में मूव करने लगे, कुछ कॉन्टिनेंट्स आपके सदर्न साइड में मूव करने लगे, ठीक है ना। साथ ही साथ एनवायरनमेंट जब चेंज होने लगा तो नए नए क्रीचर्स बनने लगे। इन क्रीचर्स का एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखा, पहले वाटर में क्रीचर्स का एवोल्यूशन हुआ आप कह सकते हो, या जन्म हुआ, देन उनसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बनने लगे। एक जुरासिक एरा था जिसमें डायनासोर्स रहने लगे, देन आपका रेप्टाइल्स का एरा आता है, और उसके बाद आपका कह सकते हो कि बोनी फिशेस का एरा आता है, मतलब वो पहले आता है इधर से अगर हम ऐसे चलेंगे तो, ठीक है। डायनासोर्स के बाद में आपके फिर दूसरे अदर एनिमल्स आते हैं, मैमल्स आते हैं,
देन ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। तो ये हिस्ट्री जो एवोल्यूशन की पूरी चली, तो ये जियोलॉजिकल फिनोमेना से हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ऐसा इसलिए करती है, किसी भी एरिया का ज्योग्राफी जो है वहाँ के रहने वाले लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, राइट। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो रशिया में बहुत ठंड होती है ना, तो वहाँ के लोग गर्म खाना खाते हैं, वहाँ के लोग वाइन का ज़्यादा सेवन करते हैं, वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ पे जब आप जाएंगे तो जैसे समय बदलता जाएगा, जैसे अभी क्या चल रहा है, फेब्रुवरी चल रहा है, तो फेब्रुवरी मार्च अप्रैल इधर क्या होने लगेगा, नॉर्थ इंडिया में गर्मी होने लगेगी, सदर्न इंडिया में और मोस्टली इंडिया के पार्ट में क्या होने लगेगा, गर्मी होने लगेगा। तो लोग लाइट कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, हल्का खाना खाना शुरू कर देंगे, ठंडा चीज़ ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देंगे, राइट। देन फिर आपका अक्टूबर नवंबर आता है तो गर्मी आता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, ज्योग्राफी ह्यूमंस के या अदर एनिमल्स की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। चलो आंसर पढ़ते हैं। ये क्योंकि बायो नहीं है कि बहुत डिटेल में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठे, हमारा आंसर ये है। Geological phenomena also help us to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. अच्छा, ओके, ठीक है, लिख लो, ठीक है, चलिए। अच्छा, क्या कह रहा है ये, तो जियोलॉजिकल फिनोमेना यानी कि जो भौगोलिक घटनाएं हैं ये आपको क्या बताती हैं कि किस तरह से प्री कैम्ब्रियन एरा कैसे था, फिर ग्रेनाइट शील्ड कैसे है, ओजोन परत कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या वगैरह वगैरह गैसेस कैसे बनी, एवोल्यूशन कैसे हुआ, विलुप्तीकरण का कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको भौगोलिक घटनाओं से पता चलता है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है, ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये है हमारा चैप्टर द एनिमी वाला चैप्टर है ना। ये है हमारा द एनिमी वाला चैप्टर, ठीक। तो द एनिमी में क्या होता है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है बच्चों, सदाओ नाम है ना। ये अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाता है, ये जापान का रहता है और अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाता है, सर्जन बन करके आता है। एंड उसके बाद जब ये वापस अपनी कंट्री में आता है, इसकी वाइफ का नाम हाना रहता है। जब ये वापस अपनी कंट्री में आता है, जापान में आता है, लोगों का ट्रीटमेंट करता रहता है, लाइफ जीता रहता है। एक मोमेंट आता है इसकी लाइफ में जब ये देखता है कि एक सोल्जर जो है काफ़ी घायल कंडीशन में रहता है और इसको सी शोर पर ये मिलता है। तो इसकी वाइफ और ये दोनों पहले तो नहीं जाते हैं, पहले थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं जाते हैं, अदरवाइज ये कुछ गड़बड़ होगा एंड हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगा, तो वो नहीं जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे कोई नहीं आता है तो इनका मन नहीं मानता है एंड वो जा करके देखते हैं तो काफ़ी घायल रहता है एंड वो प्रिजनर ऑफ वॉर का सोल्जर रहता है, यानी कि दूसरे देश से बॉर्डर क्रॉस करके आया हुआ जो सोल्जर रहता है, अमेरिकन रहता है। तो वो जो टाइम रहता है उस टाइम पर मतलब अमेरिका एंड जापान का चलता रहता है, दुश्मनी चलती रहती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। तो ये लोग पहले बहुत हेजिटेंट होते हैं कि हम नहीं करते, ये हमारा दुश्मन है वगैरह वगैरह। बट सदाओ क्योंकि डॉक्टर रहता है तो उसकी ड्यूटी होती है कि घायल कोई है तो उसको ट्रीट करे, उसका ट्रीटमेंट करे, इस तरह से रहता है। तो लास्टली वो क्या करते हैं, उस सोल्जर को अपने घर पे लेकर आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और कहानी में ये बताया जाता है कि सदाओ के घर में रहने वाले नौकर वगैरह ये सब कुछ उसका घर छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि एक दुश्मन देश का सोल्जर उनके घर में आया हुआ होता है, लेकिन हाँ वो किसी को बताते नहीं हैं। तो फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलती रहती है, सोल्जर धीरे धीरे ठीक हो जाता है और फिर सदाओ जाता है। सदाओ उनके वहाँ पे मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं उनको इन्फॉर्म करता है कि हमारे यहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर है। तो वो कहते हैं कि अच्छा आप चिंता मत करिए, हम क्या करेंगे कि हम शांति से आएंगे आपके घर में, सोल्जर्स को मार देंगे, आपकी लाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आपको पर्सनली कोई इशू नहीं आएगा। तो वो एक दिन वेट करता है, पूरी रात जगता रहता है, कोई नहीं आता है। बट उसको ऐसा फील होता है कि हाँ बड़ा शोर हो रहा है, लग रहा है हो सकता है मार दिया है। फिर लेकिन सोल्जर मरता नहीं है। सेकेंड डे भी यही होता है, थर्ड डे भी यही होता है एंड लास्टली उसका माइंड चेंज हो जाता है कि मुझे इसको मारना नहीं है। तो वो सोल्जर को कुछ रुपए देता है और जापानीज वेशभूषा देता है कि तुम ऐसे अटायर में भेष बदल करके अपना
इस नाव के हेल्प से दूसरे बॉर्डर क्रॉस कर जाओ और ताकि तुम्हारी जान बच जाए। तो फिर वो उसको कुछ रुपए वगैरह देता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें देता है, टॉर्च वगैरह देता है। कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इस टॉर्च को एक बार ब्लिंक कराना, एंड अगर तुमको कोई खतरा है या मतलब तुम सेफली पहुंच जा रहे हो तो तुम 2 बार ब्लिंक कराना, कुछ ऐसा वो इंडिकेशन देता है। तो वो देखता है, वेट करता है, एंड कुछ होता नहीं है। तो उसको ये पता चलता है कि सोल्जर जो है वो अपनी कंट्री में सेफली पहुंच गया है। तो इस तरह से एक डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी भी निभाई, एंड ह्यूमैनिटेरियन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये मानवता का जो एक मैसेज है, वो भी इस कहानी में हमको जानने को मिलता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। Why was Sadao sent to America and why was later kept in Japan? है ना। तो सदाओ जो है वो अमेरिका क्यों गया होता है और वो वापस जापान में क्यों आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, सदाओ was the only son of his father who spent infinite pains upon him. Sadao knew that his education was his father's chief concern. तो सदाओ जो होता है वो अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा होता है और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि सदाओ पढ़ लिख करके कुछ बढ़िया कर जाए अपनी ज़िंदगी में, एक मतलब अच्छा खासा इनकम करने वाला इंसान बन जाए। उसके पापा चिंतित रहते हैं। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. तो 22 की उम्र में मेडिसिन की फील्ड में जितना भी, मतलब एक सर्जन बनने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी चीज़ें सीखनी चाहिए, सदाओ को भेज दिया जाता है अमेरिका। He had come back at the age of 30 और वो 8 सालों के बाद में अपने घर वापस आता है। And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. तो मरने से पहले उसके पापा अपने बेटे को बहुत ही फेमस सर्जन बनते हुए एंड एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए देख लेते हैं। ये उनकी खुशकिस्मती रहती है। Sadao had not been sent abroad with the troops because he knew that there was some slight danger that the old general might need an operation for which he was now being treated medically, and for this possibly Sadao was being kept in Japan. तो कुछ क्या कहते हैं कि प्रोटोकॉल की वजह से सदाओ को वापस अमेरिका नहीं भेजा जाता है या विदेश नहीं भेजा जाता है और सदाओ जापान में ही रह जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट्स द वाइट मैन? तो कैसे एक अमेरिकन सोल्जर को सदाओ ट्रीट करता है? सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर। द सोल्जर वॉज गिवन एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है। डॉक्टर सदाओ फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट, it was a bullet. Then Dr. Sadao took out the bullet with cleanest possible manner. और इस तरह से वो उसको ट्रीट करते हैं, अपने घर पर भी रखते हैं जब तक कि वो बिल्कुल हेल्दी नहीं हो जाता है। नेक्स्ट, हु इज द एनिमी ऑफ होम इन द एनिमी एंड वाई? तो इस जो चैप्टर है द एनिमी, इसमें कौन किसका दुश्मन होता है और क्यों ऐसा होता है, यही आपको बताना है। So a wounded American soldier was the enemy of Japan because it was the time of the World War. Japan was at war with America. तो जो ये टाइम चल रहा है उस समय पर ये जो सोल्जर है ये अमेरिकन सोल्जर होता है, जिसकी वजह से ये जापान का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि जापान और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज हाना? हाउ डिड शी मीट सदाओ? अब हाना सदाओ की गर्लफ्रेंड कह लो या सदाओ की वाइफ कह लो, ठीक है, ये कौन है और किस तरह से सदाओ हाना से मिलते हैं एंड इनकी कहानी क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। 2022, 23, 24 कंटिन्यूअसली पूछा गया है। ठीक है, देखिए, हाना वॉज अ ब्यूटिफुल जापानीज गर्ल। लकीली हाना भी जापान की ही होती है, अदरवाइज सदाओ आगे ही नहीं बढ़ता क्योंकि उसके फादर मानते ही नहीं किसी और लड़की से शादी करने के लिए। ठीक है, सिर्फ हमारे यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, अदर कंट्रीज का भी यही प्रॉब्लम है। तो शी मेट डॉक्टर सदाओ इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। तो हाना जो है वो सदाओ से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पे मिलती है। हाना एंड सदाओ मेट इन द US while finishing their higher studies.
A professor at the college called some of his students to his place for a dinner and to make them comfortable. प्रोफेसर जो रहते हैं उनकी वाइफ रहती हैं, हालांकि ये दोनों बहुत बात करते हैं, लेकिन बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, तो स्टूडेंट्स इनके घर पर जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, देन वापस आ जाते हैं. It was love at first sight for Sadao, but he didn't try to make a move till he was sure that Hana is a pure breed. जाति बोल लो, हाँ जाति ही कह लो, है ना. ब्रीड ऑफ जापान. हाँ यहाँ पे एक सेकेंड. प्योर जापानीज ब्रीड. जापानीज ब्रीड या रेस कह लो, RACE जो होता है. ठीक है, तो सदाओ आगे नहीं बढ़ता है जब तक कि वो ये कंफर्म नहीं कर लेता है कि हाना भी जापान की ही है, यानी उसकी एथनिसिटी जापान की ही है. ठीक है ना. तो दिस वॉज ड्यू टू हिज फियर ऑफ हिज फादर. क्योंकि सदाओ मतलब उसके पापा मानते ही नहीं, और बेचारा अगर शादी वादी के लिए प्रपोजल रखता है तो उसका हार्ट ब्रेक होता है. इस वजह से वो पहले कंफर्म हो जाना चाहता था. माइंडेड लड़का था, मतलब प्रैक्टिकल लड़का था. एनीवे, हिज फादर बिलीव्ड दैट ओनली जापानीज वर गुड एंड नॉट अमेरिकन्स. उसके पापा मानते थे कि सिर्फ जापानीज अच्छे होते हैं, अमेरिकन्स नहीं. Soon they got married after the father's consent and relocated back to Japan. तो उनके पापा की सहमति से सदाओ और हाना की शादी हो जाती है और वो लोग जापान वापस आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. अब हमारा है लास्ट नहीं, आई गेस सेकेंड लास्ट है. हाँ सेकेंड लास्ट है. ऑन द फेस ऑफ इट. तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्या कह सकते हो कि इसको सेंसिटिव स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. ऑन द फेस ऑफ इट किसने लिखा है बच्चों? सुसान हिल ने लिखा हुआ है. इसमें एक लड़का है जिसका नाम है डेरी, और एक ओल्ड मैन रहते हैं जिनका नाम है मिस्टर लैम्ब. दोनों में ही कुछ कुछ कमियां रहती हैं. ये कहानी हमको ये सिखाती है कि नो वन इज़ परफेक्ट. I would not say everybody is not perfect. No one is perfect in this world. लेकिन हम परफेक्शन के पीछे बहुत भागते हैं. हम बस दूसरे में ये सोचते हैं कि दूसरा बहुत खूबसूरत हो, दूसरे में ये क्वालिटीज़ हो, दूसरे में ये वगैरह वगैरह हो, चेकलिस्ट बना के रखे रहते हैं, है ना. और हम अपने आप को नहीं देखते हैं. एंड हमारे देश में, भारत देश में ये बहुत 14 सेंचुरी में ही 15 सेंचुरी में कबीर कह गए हैं. एक कहावत है, नॉट कहावत, दोहा है ये बच्चों, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई. तो हिंदी में ये कहा जाता है कि हम मतलब अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों में कमियां ढूंढते रहते हैं. इसमें ये कमी है, ये नहीं चाहिए, उसमें वो कमी है, वो नहीं चाहिए. लेकिन अपने अंदर खुद का इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को भी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं. मोटिवेशन ज़्यादा नहीं दूंगी. ये कहानी यही सिखाती है कि जो डेरी रहता है, छोटा सा लड़का रहता है, लगभग 11 से 12 साल का लड़का रहता है. किसी एक्सीडेंट में उसका एक साइड का फेस तेजाब से जल जाता है. एंड मिस्टर लैम्ब जो रहते हैं, ये इनका किसी एक्सीडेंट में क्या होता है, इनका एक पैर क्या होता है, कट जाता है, और उस पैर वहाँ पे वो स्टील का पैर लगवाते हैं, मतलब उसकी हेल्प से वो चलते हैं. ठीक है. तो मिस्टर लैम्ब का एक बाग रहता है, वहाँ पर वो अकेले रहते हैं और कोई भी उनके साथ नहीं रहता है, कोई बात नहीं करता है. एंड सडनली डेरी जो रहता है, घूमते 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 वो उनके बाग में पहुँच जाता है. जैसे ही कुत्ता है तो मिस्टर लैम्ब देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, बहुत वेलकम करते हैं डेरी का, और उससे बात करते हैं. बट जो डेरी रहता है वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप में नेगेटिव रहता है. वो नेचुरली नेगेटिव नहीं रहता है. आसपास की हमारी सराउंडिंग ऐसी है जो हमारी कमियों के बारे में बार बार बता करके हमें नेगेटिव कर देती है, हमें सेल्फ डाउट करने पर प्रेशराइज कर देती है, और हम ऐसा हो जाते हैं. तो इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, उसकी मम्मी, उसके पापा, डेरी तुम ऐसे दिखते हो, डरावने दिखते हो, किसी से बात मत करो, फला फला. और इस तरह से लोग उसके आसपास, डेरी के आसपास जो लोग रहते हैं कि तुम बहुत डरावने दिखते हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, और इस तरह से वो इतना ज़्यादा उसके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, बेचारा बहुत नेगेटिव हो जाता है. तो बहुत सारा नेगेटिव सवाल वो मिस्टर लैम्ब से पूछता है
कि आपको मुझे देख करके डर नहीं लगा, आपको तो मुझ पे तरस आ रहा है, बहुत उनका कॉन्वर्सेशन होता है। लास्टली डेरी जो है वो मिस्टर लैम से फ्रेंडशिप कर लेता है एंड काफ़ी देर हो जाती है, तो डेरी मिस्टर लैम से प्रॉमिस करके जाता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। एंड जब चला जाता है तो मिस्टर लैम साइलेंटली सैड हो जाते हैं एंड साइलेंटली अपने आप से ही बात करते हैं कि सब कोई प्रॉमिस करता है बट नोबडी कम्स, और इस तरह से मिस्टर लैम फिर सीढ़ियों की हेल्प से एप्पल तोड़ने लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका पैर फिसल जाता है, मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है। तो कुछ ही देर बाद डेरी जो है वो अपने घर पे जाता है, अपनी मम्मी से बताता है ये सारी चीज़ों के बारे में। उसकी मम्मी डांटती हैं लेकिन वो मानता नहीं है और वापस वो गार्डन में आता है। जब वो गार्डन में आता है मिस्टर लैम को बुलाता रहता है बट मिस्टर लैम वॉज नो मोर। तो डेरी मिस्टर लैम को देखता है एंड कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी कहानी ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, चलिए क्वेश्चन, हु वॉज मिस्टर लैम, हाउ डिड डेरी कम इन टू हिज कॉन्टैक्ट, है ना। तो मिस्टर लैम कौन थे और डेरी उनको कैसे जान पाया। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, किस तरह से वो उनके बगीचे में पहुंचता है, यही सवाल है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, हिज रियल लेग वॉज ब्लोन ऑफ ईयर्स अगो ड्यूरिंग द वॉर, वॉर में उनका एक पैर चला जाता है। He lived in a big house and he had no family. As Derry felt the place isolated, he was walking through Mr. Lamb's garden. So he got into the garden by climbing over the wall. In this way, he got into his contact. अब मिस्टर लैम की समस्या ये थी कि मिस्टर लैम के पास कोई था नहीं, डेरी के पास सब लोग थे, लेकिन फिर भी उसको आइसोलेट होना था, उसको किसी से बात नहीं करनी थी और उसको एक अकेला सुनसान अपने लिए जगह चाहिए था। This is the irony of the world. Okay, next. Describe in brief Zitkala's experience. Okay, अच्छा एक ही सवाल है। Okay. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, है ना। इसमें भी बड़ा अच्छा सा स्टोरी है, इसमें 2 स्टोरीज रहती हैं। जिटकाला सा एंड बामा ने लिखा हुआ है। जिटकाला सा एक स्टोरी लिखती हैं, चाइल्डहुड के बारे में लिखती हैं कि वो स्कूल में जाती हैं और इस स्कूल में स्कूल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं जिसमें उनके लंबे बालों को भी काटने का एक प्रोटोकॉल रहता है और वो नहीं चाहती हैं कि उनके लंबे बाल को काटा जाए। तो वो विरोध भी करती हैं एंड छुप करके भागती हैं। जब भागती हैं तो फिर उनके टीचर्स एंड बाकी सब लोग ढूंढते हैं उनको, लास्टली मजबूरी में ही, मतलब अनफॉर्चुनेटली आप कह लो कि अनविलिंगली उनका बाल को काट दिया जाता है। तो ये एक जिटकाला सा का स्टोरी रहता है। बामा एक स्टोरी लिखती हैं, ये साउथ इंडिया तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती हैं एंड वहाँ बामा जो है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में जो होता रहता है, अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस होती रहती है, उसके बारे में एक कहानी लिखती हैं कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं या किस तरह से लोअर कास्ट के लोगों को ट्रीट करते हैं, उनसे सारा काम करवाते हैं लेकिन उनके हाथ से छुआ हुआ कोई चीज़ नहीं खाते हैं। एंड वो थोड़ा सा हिपोक्रेसी की भी बात करती हैं इसमें कि किस तरह से एक ग्रेप्स रहता है या कोई फ्रूट रहता है जिसको पॉलीथीन में डबल ट्रिपल लेयर्ड करके फिर वो लोग सर्व करते हैं, यानी लोअर कास्ट के जो लोग रहते हैं वो सर्व करते हैं, अपर कास्ट के लोग उस चीज़ को खाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी उनकी एक किताब का एक पार्ट रहता है इस कहानी में। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन। Describe in brief Zitkala's experience while getting a haircut. जब उनके बाल काटे जा रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था। Zitkala Sa felt rather anguished and indignant when her long hair was cut. तो जिटकाला सा का जब बाल काटा जा रहा था तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, मेरी खुददारी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, यानी मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और बहुत ही गुस्से में वो चीज़ थी, उनको बहुत बुरा लग रहा था। She lost her spirit and felt as helpless as a puppet. तो उनको उस चीज़ को वे ऐसे लेती हैं कि मेरी इंडिपेंडेंस, मेरा स्पिरिट जो है, जो मेरी पर्सनालिटी जो है वो कहीं मेरी खो जा रही है और मैं बस एक कठपुतली बन करके रह जा रही हूँ। She got the feeling
of an animal driven by a herder and desperately looked for some comfort. तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे गडेरिया जो होता है वो मवेशियों को ऐसे घुमाता रहता है, अपने हिसाब से वो डील करता है, ऐसा ही उनको फील हो रहा था. ठीक है, तो ये है ज़िटकाला सा का एक्सपीरियंस उनके हेयर कट को लेकर के. No, I will not submit, I will struggle first. Who said this and what does it suggest? तो ये ज़िटकाला सा कहती हैं कि मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी. ठीक है, और ये स्टोरी बताती है कि इतनी आसानी से हमें किसी भी चीज़ को लेकर के, स्पेशली जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है या हमारे साथ कोई अनविलिंग चीज़ हो रही है जिसमें हमारी मर्जी नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए फाइट करना चाहिए, हमें उसके लिए बोलना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए. ठीक है ना, मतलब जितना हो सके आप उसका 100% दीजिए. राइट, ओके. सो द राइटर सेड दैट शी डिसाइडेड. हु डिसाइडेड? ज़िटकाला सा. यहाँ पे आप ज़िटकाला सा का नाम लिख सकते हैं. शी डिसाइडेड टू स्ट्रगल बिफोर सबमिटिंग. अकॉर्डिंग टू जुडविन, स्कूल अथॉरिटीज वर स्ट्रॉन्ग. ओके, एक मिनट. यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है. चलिए ये थोड़ा सा देख लीजिए. हाँ, ये जो लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू जुडविन स्कूल अथॉरिटीज, इट वॉज, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इट वॉज मैंडेटरी फॉर गर्ल्स टू get their hair cut, but ज़िटकाला सा took this as the threat on her self-respect. राइट. अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ये ऊपर, अब मैं सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट आप ले लीजिए, यहाँ पर ऊपर मैं सेकंड पार्ट लिख रही हूँ बच्चों, इसी का. ठीक है, this suggests us that we should not easily give up on anything. First, we should fight back. Right? We should fight back. तो ये एक मैसेज है. ये आंसर हमको, मतलब ये जो सवाल है और ये जो घटना है, ये हमें एक मैसेज देती है कि इतनी आसानी से हमें हार नहीं माननी चाहिए. पहले हमें लड़ना चाहिए, पहले हमें फाइट करना चाहिए, तभी जा कर के अगर हमारे वो हक में होगा. और 99% ऐसा होता है कि जब आप फाइट करते हैं तो वो चीज़ें आपको मिलती ही मिलती हैं. Where was the author ज़िटकाला सा placed while marching into the dining room? तो ज़िटकाला सा को डाइनिंग रूम के दौरान कहाँ पे रखा गया था, ये पूछा जा रहा है. सो अ पेल फेस्ड वुमन प्लेस्ड द ऑथर ज़िटकाला सा इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स who were marching into the dining room. These were Indian girls in stiff shoes and close clinging dresses. तो ज़िटकाला सा को ये भी नहीं पसंद था कि इंडियन गर्ल्स को एक
टाइट शूज़ में और टाइट कपड़ों में एक अलग तरीके का जो कपड़ा था उसमें उनको रखा जा रहा था या उनको ये अटायर दिया गया था। उनके लिए इतने सारे प्रोटोकॉल्स थे। तो जो उनकी मैडम थी, आप कह सकते हो कि जो इंस्पेक्शन करने वाली जो इन्विजिलेटर थी उस हॉस्टल की, वो थोड़ी सी डरावनी सी दिख रही थी, बहुत खड़ूस टाइप की दिख रही थी, जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके चेहरे पर बिल्कुल रौनक नहीं था। ठीक है, तो ये बताती हैं कि इस तरह से इंडियन गर्ल्स को वहाँ पर रखा जा रहा था। एक जस्ट थोड़ा सा 30 मिनट का आपका एक और लास्ट क्लास होगा। थोड़ा किसी रीज़न की वजह से ये क्लास अभी आज पूरा नहीं हो पाया है। लास्ट क्लास होगा, कल आपका ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए बच्चों। बिल्कुल हार नहीं मानना है। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके इस सब्जेक्ट में दी गई हैं, इनसे इंस्पिरेशन लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।